मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्री के एग्ज़ाम को लेके। जैसा कि हमने देखा है कि एसबीआई क्लर्क प्री के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो कल रिलीज़ हो चुके हैं। एंड बिल्कुल एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाने के बाद स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन डबल स्पीड से करना स्टार्ट करते हैं। अलग एंथुसियाज़म होता है उनके अंदर, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने जो मार्क्स है वो बोथ इन मॉक टेस्ट एंड इन एग्ज़ाम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैं ऐसा बता दूंगी एंड आपके मार्क्स एकदम से इंक्रीज़ हो जाएंगे, नहीं। वो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ होने में बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम अलग अलग सेक्शंस की बात करें, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में हमें देखने को मिलता है मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, डीआईज एंड देन मिसलेनियस। तो एक जो बहुत से स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं, एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का। तो मैं अपना पैटर्न बताना चाहूँगी जिससे मुझे हेल्प मिली अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने में। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, ये करती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लाइक हमने क्वेश्चन को देखा एंड विद इन 15 to 20 सेकेंड्स हम एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस करती थी एंड ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं डीआईज पे जाती थी, क्योंकि जो प्री लेवल डीआई होती हैं वो बहुत इजी होती हैं, बहुत डुएबल होती हैं, तो उनको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। जब ये सब सेक्शन कंप्लीट हो जाता था उसके बाद बारी आती थी मिसलेनियस क्वेश्चंस की। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चंस हमें सामने दिखा थोड़ा इजी लग रहा है उसको उठा लिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें उस टॉपिक को कवर करना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। लाइक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पसंद था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पसंद है, स्पीड एंड डिस्टेंस पसंद है, तो मैं जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है उनको पहले उठाती थी। ये उठाने के बाद इनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं देखती थी कितने क्वेश्चन पेंडिंग हैं, उनमें से किस क्वेश्चन को मैं कर सकती हूँ, कौन सा मेरा ऐसा एरिया है जिसको मैंने थोड़ा टाइम दिया तो मैं कर लूँगी। तो इस वजह से आप भी अपना पैटर्न बनाइए, जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं, लगता है कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप पहले कीजिए एंड उसके बाद जो टाइम टेकिंग है या फिर जो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको बाद में कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आता है एंड टाइम की कमी की वजह से आपका छूट गया, तो इसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप देखिए, आप जिन क्वेश्चंस में अच्छे हैं, जिन टॉपिक्स में अच्छे हैं, पहले उनको लेके चलिए एंड लास्ट में उन टॉपिक्स को कीजिए जो बिल्कुल आपका वीक एरिया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब रीजनिंग सेक्शन ओपन होता है तो एक पजल हमें देखने को मिलती है, और बहुत छोटी पजल होती है, देखने में बड़ी ईजी होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस पजल देखी, छोटी है, ईजी है, उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ट्रैप होता है, वो दिखती छोटी है लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा लॉजिक होता है कि अगर आपने वो नहीं पकड़ा तो बहुत टाइम लेके जाएगी। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। पजल मैं बोलूँगी आप स्टार्टिंग में मत कीजिए, पजल को बाद के लिए रखिए। पहले अदर टॉपिक्स कीजिए, लाइक स्लोग्स हैं, इनइक्वालिटी हैं, या फिर जो भी अदर टॉपिक आते हैं पहले आप उनको निपटाइए एंड पजल का आप बाद में रखिए। क्योंकि पजल में एक बार अटक जाने के बाद हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, टाइम हमें थोड़ा कम लगने लगता है एंड फिर हमारा वो पूरा सेक्शन ख़राब हो जाता है। तो मैं अलग दूसरे जो टॉपिक्स है लाइक स्लोग्स है, इनइक्वालिटी, जो छोटे टॉपिक है उनको करने के बाद मैं पजल को उठाती थी। एंड पजल एंड मेरा जो ब्लड रिलेशन है वो बाद के लिए बचते थे, क्योंकि ब्लड रिलेशन में मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं मैं फंस जाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था ब्लड रिलेशन। तो अगर मैंने पजल बनाना स्टार्ट किया एंड लास्ट में अगर 2 to 3 मिनट्स बाकी हैं तो लास्ट के 2 to 3 मिनट्स मुझे मालूम है मैं एक पजल बना लूँगी, तो मैं वो लास्ट का जो 2 to 3 पोर्शन है वो मैं पजल को देती थी। लेकिन अगर मुझे लगा कि लास्ट में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, क्योंकि 1 मिनट में पजल बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं वो टाइम अपना ब्लड रिलेशन को देती थी। क्योंकि ब्लड रिलेशन ईजी आते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अगर फंस गई तो वो नहीं बन पाएंगे, तो मैं ब्लड रिलेशन बाद के लिए बचा के रखती थी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड रिलेशन 1 मिनट में बिल्कुल ईजिली बन जाते हैं। तो मेरा रीजनिंग का कोई भी ऐसा नहीं होता था कि टाइम वेस्ट हुआ है, लास्ट में बस पजल बन ही गई थी, मैं क्वेश्चन टिक नहीं कर पाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती थी।
देखती थी अगर इतना टाइम बचा है तो मैं किस टॉपिक को दूँ, थोड़ा कम टाइम बचे तो थोड़ा अलग टॉपिक को दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि पज़ल को बिल्कुल स्टार्टिंग में मत कीजिए, जो इजी टॉपिक है पहले उनको कीजिए एंड थोड़ा सा वाइजली अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। एंड उसके बाद अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में हमें देखने को मिलता है आरसी एंड जो अदर टॉपिक्स आते हैं। तो मैं बोलूँगी आरसी को आप बिल्कुल भी स्टार्टिंग में लेके मत बैठिएगा, आरसी को लास्ट के लिए बचा के रखिए। सबसे पहले जो अदर क्वेश्चंस हैं लाइक फिलर्स हैं, फिलर्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, या फिर अदर क्वेश्चंस जो आते हैं जो वन लाइनर टाइप से होते हैं, पहले आप उनको कीजिए। वो थोड़े से डुएबल होते हैं, इजीली कर पाएंगे हम। एंड जो आरसी है उसको बाद के लिए बचा के रखिए, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही आरसी को टाइम देना स्टार्ट कर दिया एंड आरसी की लैंग्वेज अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट आई तो बहुत टाइम लेगा एंड दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा एंड जल्दबाजी में फिर आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। तो ऐसा मत कीजिए, पहले दूसरे क्वेश्चंस को कीजिए। एंड इंग्लिश में मेरे को एक चीज़ और बोलनी है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंग्लिश में अटैम्प्ट्स कम करके आते हैं, जिसमें 100% श्योरिटी होती है वो उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन मेरा क्या कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में चांस लेती हूँ। क्वांट एंड रीजनिंग में मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पे ही करती हूँ, लेकिन इंग्लिश के केस में क्या होता है कि मैं बिल्कुल 100% पे नहीं करती हूँ। जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लगता है मैं वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता है कि 100% श्योर होना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अगर आप में से कोई है जो बिल्कुल 100% करता है तो बिल्कुल आप जाइए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक इंग्लिश में हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम ही रहती है। ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने रीडिंग की एक प्रैक्टिस बनाई है। कहीं ना कहीं जो हमारी एक सेंस होती है वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की, लाइक कई बार होता है ना कि हमें बस लग रहा है कि आना चाहिए एंड हमारी वो लग रहा है ऐसे ही नहीं लग रहा होता, क्योंकि हमने इतने टाइम से रीडिंग की है। तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे वो इसीलिए हमें कोई ना कोई ऑप्शंस लगता है कि हाँ ये इधर आ सकता है। मैं बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोलूँगी कि बस हमने पढ़ा क्वेश्चंस को, जो ऑप्शंस हैं उनको जचा के देखा, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी रीडिंग के बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई ऑप्शन यहाँ पे टिक करना सही रहेगा या ऐसा, तो आप बिल्कुल रिस्क लीजिएगा। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम पे रिस्क लीजिएगा, मॉक टेस्ट में ये चीज़ अप्लाई करके देखिए एंड आपको लगता है ये चीज़ सही है तो ही आप एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ अप्लाई मत कीजिएगा। तो यही सब चीज़ें जो मुझे बतानी थी तीनों सेक्शंस को लेके। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा एंड टाइम सेव होता है तो आप जो बचा हुआ टाइम है वो दूसरे क्वेश्चंस को दे पाएंगे एंड इससे क्या होगा कि आपके कहीं ना कहीं मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज़ हो गई। एंड जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा कि सीधा एग्ज़ाम में जाके फॉलो किए। आप पहले मॉक टेस्ट में देखिए, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है आपने जो पहले स्ट्रेटजी यूज़ किया मॉक टेस्ट में ये भी अप्लाई करने से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो ही आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहिए एंड बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। एंड आई होप आप सभी के एग्ज़ाम क्लियर हो एंड आपकी जॉब लग जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।